सेकेंड डे मैं पेपर 2 का रिवाइज़ करती थी, थर्ड डे मुझे ऑप्शनल करना होता, तो इसी तरह से। और जब प्रैक्टिस की बात आती थी तो 3 घंटा बैठ के पर डे मुझे लिखना ही होता था, चाहे सिचुएशन जो भी हो। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को मैंने फॉलो किया था, DI तो मैंने प्रीवियस ईयर से ही किया था। साक्या की, जो कि आपको PT मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस बुक को भी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप मैंने अपने रूम में लगा के रखा है। और ये कुछ PT फैक्ट्स है प्लस परमेश के से मैंने ये मंगवाया है। इसमें आपको पॉइंट वाइज रिवीजन के लिए मिल जाएंगे हिस्ट्री नोट्स बनाकर, और PT के लिए तैयारी कर सकते हैं और सेट प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ है मोना सोनी मैम, जिनका RDO के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो अभी BPSC 66 का रिजल्ट आया है। तो आज हम मैम की जर्नी जानते हैं, स्ट्रेटजी जानते हैं, बुक लिस्ट वगैरह जानते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे कुछ, चूँकि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, तो ये मैंने अपने रूम में मैप्स लगा के रखे हैं, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाता है। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और इससे मुझे राज्यों की सीमाएं, जो कि PT में बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में पूछते हैं, तो राज्यों की सीमाएं और इंडिया के पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में इससे मुझे हेल्प मिलती है। अगर बात करें इंडिया के जोग्राफिकल मैप, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंडिया का जोग्राफिकल मैप लगा के रखा है, जिससे कि मुझे जो भी ज्योग्राफी के कुछ जो भी संसाधन हैं या जो भी है वो मुझे इनसे हेल्प मिल जाती है। और फिर बात करें, ये आप देख सकते हैं मेरे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप मैंने अपने रूम में लगा के रखा है। और ये कुछ PT फैक्ट्स है प्लस परमेश के से मैंने ये मंगवाया है। इसमें आपको पॉइंट वाइज रिवीजन के लिए मिल जाएंगे हिस्ट्री, जो कि आप बहुत ही हेल्पफुल है ये। और चूँकि BPSC की परीक्षा है, तो मैंने यहाँ पे बिहार का भी मैप लगा के रखा है, और ये भी मैं रोज़ देखा करती हूँ, ताकि ये इसके जो भी क्वेश्चंस इससे आते हैं वो बन जाते हैं, आप अगर रोज़ इसको थोड़ा बहुत भी, थोड़ी देर भी टाइम देते हैं। और ये मेरे बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। ये स्टडी टेबल है, चेयर है, मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ। और ये एक बुक है डॉक्टर नितिन साक्या की, जो कि आपको PT मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस बुक को भी आप देख सकते हैं। और ये मेरे रूम में आप देख सकते हैं, मेरी भगवान में भी काफ़ी आस्था है, तो ये छोटा सा मैंने टेबल भगवान जी के लिए भी रखा है, और ये मुझे सुकून देता है। जब मैं लो फील करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है इनके साथ। बस यही है। हम सबसे पहले ये बताइए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और IGNOU से मैंने ये पढ़ाई की है। मैं अभी जॉब में हूँ, तो मैंने डिस्टेंस मोड से हिस्ट्री के साथ मैंने। ओके, सो अभी मैम कौन सी जॉब पर हो? अभी मैं बिहार सरकार के पंचायत शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। ओके, सो मैम BPSC की बात करी जाए या फिर इन एग्ज़ाम्स की, तो ये कौन सा अटैम्प्ट था और आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, और 2019 के लास्ट से 65th से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। और 65th मैंने दिया था, और मैं इंटरव्यू तक गई भी थी, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से मेरा रिज़ल्ट रुक गया था। और अभी ये 66 मेरा दूसरा प्रयास है, और मैं सो हो चुकी हूँ। ओके, आप सो मैम आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है मैम? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम है। ओके, सो मैम ये बताइए कि आप प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका 2 बार प्रीलिम्स निकला है, मेंस भी निकला है इवन, तो मैम प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो पहले आप थोरोली सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि आपको अगर कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है तो आप NCERT को फॉलो कीजिए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। उससे आपका एक डेवलप होगा कि आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए। और रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चंस आते रहते हैं प्रीलिम्स में, तो जो हॉट टॉपिक्स हैं आप उनको एक अलग से नोट्स बनाकर और PT के लिए तैयारी कर सकते हैं, और सेट प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो मैम प्रीलिम्स में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनको याद रखने के लिए क्या करते हैं?
देखिए, प्रीलिम्स में फैक्ट और फिगर्स होते हैं, ये काफ़ी टफ भी होता है। मुझे तो मेंस से ज़्यादा टफ पीटी ही लगता है। लेकिन आप अगर ये सोच के पढ़ाई करते हैं कि मुझे ये चीज़ याद करनी है, तो ऐसे में आप एक टाइम के बाद उसको भूल जाएंगे आप, क्योंकि हमारा माइंड बहुत चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। तो ऐसे में आपको पढ़ाई जो है वो इंटरेस्ट के साथ करनी होती है। आप बुक्स को पढ़िए, बुक्स में अंडरलाइन कीजिए, फिर खुद का नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप जब समय समय पर उसको रिवाइज़ करेंगे तो याद करने का वैसा कुछ नहीं है, ज़रूरत पड़ता है। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए। आप टाइम के घंटों को मत गिनिए, आप 2 घंटे ही पढ़िए। जैसे कि मैं खुद भी जॉब में हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे मुश्किल से पीटी के लिए 3 से 4 घंटे मिलते थे प्रतिदिन। तो मैं उतने टाइम को जो है वो क्वालिटी में सब्जेक्ट को आप बांट दीजिए कि किस सब्जेक्ट, क्या बीपीएससी में किनका क्या मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन, कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर और उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ओके, और जो मैम मेंस है, कहीं ना कहीं मेंस ही हमारा फाइनल सिलेक्शन या रैंक डिसाइड करता है। हाँ, ये बिल्कुल सच कहा आपने कि मेंस से ही हमारा फाइनल रिज़ल्ट तय होता है। मेंस में भी हमारा ऑप्शनल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेंस पीटी, जैसा कि आपने कहा कि वो फैक्ट याद करने की चीज़ें होती है, मेंस प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आप खुद के नोट्स बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, और मेंस के लिए तो मैं बस यही बोलूँगी, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था और इसी वजह से दोनों बार मेरा मेंस निकला भी था। दोनों बार मेंस। ओके, सो मैम मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आंसर राइटिंग करते हुए क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखते थे, या फिर आंसर कैसे लिखते थे? देखिए, हमने कभी कभी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, या फिर कभी कभी कहीं से भी हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगता है कि मेंस का राइटिंग करते समय 2-3 चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। पहले कि आपके आंसर राइटिंग में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको जहाँ भी लगता है कि मैप हम यूज कर सकते हैं, तो आप मैप का यूज कीजिए। कुछ ऐसे कॉमन डेटाज होते हैं जो आप अगर अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करते हैं तो आपका आंसर इनरिच्ड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए मेंस में, वो मैप, कंटेंट और कुछ डेटा, इनका एक मिक्सचर होना चाहिए। तो वो देखने में भी अच्छा होता है, एग्जामिनर पे भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, और आपको भी सेटिस्फैक्शन फील होगा। मैम मेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज़, और क्या है, सिलेबस भी काफ़ी लेंदी होता है, तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, कब क्या टारगेट रखना है। और एक और चीज़ मैम, जो गैप मिलता है, बहुत सारे लोग तो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का गैप मिलता है उसी टाइम मेंस की तैयारी करते हैं। हाँ, देखिए, ये तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है। अगर पीटी में काफ़ी वक्त है तो आप पीटी एक बार पढ़ के मेंस की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी जैसे लगातार पीटी मेंस हो रहा है, तो ऐसे में पहले पीटी पर फोकस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंस तो आप तभी लिख पाएंगे जब आपका पीटी क्लियर होगा। तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ओके, सो मैम नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेंस की तैयारी करते हुए नोट्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं कि मेंस में ये आंसर राइटिंग लिखने में हमारी हेल्प करेगी या कुछ, तो मैम आप बनाते थे? हाँ, नोट्स मैं बनाती थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे नोट्स नहीं हैं। मैंने एक बार कंटेंट इकट्ठा किया और मैं उसी को बार बार रिवाइज़ करती रही, और उसको इनरिच, जैसे मुझे कहीं करेंट में डेटा मिलता है तो मैंने अपने नोट्स में खाली जगह छोड़ रखा था। जैसे ही मुझे करंट के न्यू डेटा मिलते हैं, मैं उसको बस अपडेट कर दिया करती थी। क्योंकि हमारे पास फुल टाइम नहीं है, तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती थी। तो मैं इसी तरह से, बहुत सारे नोट्स मेरे पास नहीं हैं, मैंने बहुत कम संसाधन में ही दोनों बार परीक्षा निकाली। राइट मैम, सो मैम जैसे कि आपके पास जॉब करते थे, जॉब के साथ पढ़ाई करते थे, तो मैम आपने बताया कि 4 से 5 घंटे ही मिल पाते थे। तो मैम इन घंटों में आप स्पेशली क्या, रोज़ तो कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाते होंगे, तो स्पेशली एक सब्जेक्ट पढ़ते थे या फिर अलग अलग करके? नहीं, स्पेशली एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में आप काफ़ी बाद में बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। जैसे कि पेपर 1 के मैं ऐसा करती थी कि आज मैं इस दिन को पेपर 1 के लिए फ़िक्स कर देती थी। आज पेपर 1 के 2 सब्जेक्ट और एक DI, तो उस तरह से मैंने टाइम को डिवाइड कर रखा था कि आज पेपर 1 का रिवीजन करना है, सेकेंड डे मैं पेपर 2 का रिवाइज करती थी, थर्ड डे मुझे ऑप्शनल करना होता, तो इसी तरह से। और जब प्रैक्टिस की बात आती थी तो 3 घंटा बैठ के पर डे मुझे लिखना ही होता था, चाहे सिचुएशन जो भी हो। ओके, सो मैम अगर बात करें जैसे कि रिवीजन की, तो रिवीजन कैसे करते थे
हैं आप मैम? रिवीजन की बात करें तो अगर आप एग्ज़ाम के टाइम की बात कर रहे हैं तो मैंने अपने नोट्स के क्रक्स भी बना रखे थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे पूरे मेरे जो भी नोट्स है, हिस्ट्री है या फिर पॉलिटी है या फिर मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उनके हर टॉपिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्रक्स वो आप आधा पन्ना में बना लें अपने हिसाब से, और उसको एग्ज़ाम के टाइम पे आप एक बार पहले रिवीजन कर लें। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से आपकी सुबह में एग्ज़ाम है, आप रात में एक बार उस क्रक्स को उलट कर देख लीजिए और बहुत ही काम होकर आपको मतलब मेंस राइट करना है। राइट मैम। सो मैम इंटरव्यू के लिए आपने स्पेशली क्या किया? इंटरव्यू के लिए मुझे सफ़ी हाउस सर्वर सर से काफ़ी हेल्प मिला। मैंने दोनों बार इंटरव्यू की तैयारी वहीं से की है और सर का काफ़ी सपोर्ट रहा। सर के मार्गदर्शन में मुझे अभी तो नहीं पता इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं, होपफुली मुझे मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है और सफ़ी हाउस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ओके, सो मैम बुक्स नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं हिंदी मीडियम के खास तौर पे, तो कुछ ऐसी लिमिटेड बुक्स बताइए कि जो वो ये बुक फॉलो करें और उनका फाइनल सिलेक्शन हो। मैं ऑप्शनल की अगर बात करूं तो ऑप्शनल में आर.एस. खुल्लर हैं, माजिद हुसैन की बुक आती हैं, और आप एक सविंदर सिंह, अगर एक पहले तो आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड बुक को आप सविंदर सिंह या आर.एस. खुल्लर और माजिद हुसैन इन सब को आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। और हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, आप एनसीईआरटी भी 11th-12th को प्रेफर करें। और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को मैंने फॉलो किया था, डीआई तो मैंने प्रीवियस ईयर से ही किया था। ज्योग्राफी इकोनॉमी वो चूँकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही है तो मुझे उसमें काफ़ी हेल्प मिल गई थी, और कुछ मैंने ऑनलाइन कंटेंट भी इकट्ठे किए थे, तो इस तरह से मेरा हुआ था। कुछ मैगजीन्स वगैरह से भी मैंने तैयारी की। ओके, सो नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं जॉब के साथ तैयारी करना आपको क्या लगता है, सही रहता है या फिर काफ़ी प्रॉब्लम है? देखिए, अगर पॉजिटिव बात करें तो जॉब आपको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देती है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा ही पॉजिटिव नहीं होता है। आप नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जॉब के साथ अगर हम तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर होता है, ये नेगेटिव है, क्योंकि आपको प्रेशर इतना होगा कि कभी कभी होता है बहुत थक जाते हैं जॉब के बाद, आपकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब हमारा रिज़ल्ट रुकता है तो हमारे पास एक बैकअप होता है कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम रोज़गार में तो हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब के साथ तैयारी अगर आप कर पाएँ, थोड़ा सा आप प्रेशर झेल सकते हैं अगर, तो निश्चित रूप से जॉब के साथ तैयारी एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, सो मैम सेल्फ स्टडी की आपने? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की है, और मुझे पटना के कोचिंग संस्थान जैसे CME के संजय सर, RR कैंपस के अभिनव झा सर, तो इन लोगों का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, तो इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है मेरे रिजल्ट में। बाकी टाइम मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। ओके, सो मैम लास्ट में कोई एस्पिरेंट है उनको मैसेज देना चाहूँगी? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि BPSC या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वो आपके धैर्य की परीक्षा होती है। मेहनत कीजिए और धैर्य के साथ मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल आप सफल हो ही जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज, वेलकम। सो गाइस, देखा मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।